हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हरी खाद के बारे में कि हरी खाद क्या होती है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले समझते हैं हरी खाद। हरी खाद किसे कहते हैं या हरी खाद क्या होती है। तो हरी खाद खेत के अंदर जो हमारे पौधे हैं या जो फसल है उसके अलावा, जैसे कि हरी खाद खेत के अंदर उगे हुए बाहर से लाए हुए अविच्छेदित पौधों के अवशेषों को मृदा में दबाना ही हरी खाद देना कहलाता है या हरी खाद कहलाता है। अब बात करें हरी खाद कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो जिनका हरी खाद में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात करें हम सनई की, ढैंचा की। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। सनई, ढैंचा, मूंग, लोबिया आदि कुछ ऐसे पौधे हैं, फसल हैं जिन्हें हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। और हरी खाद का क्या होता है कि जब ये पौधे पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इनको क्या करते हैं, मिट्टी पलट हल या फिर रोटावेटर या फिर हैरो से क्या करते हैं, इसकी जुताई कर देते हैं, मृदा में इसको दबा देते हैं। तो ये जो हरी खाद होती है मिट्टी में नीचे दबा देते हैं, उसके बाद उस पर पानी भर देते हैं खेत में, तो ताकि क्या होता है ये सड़ जाता है। जब ये हरी खाद सड़ जाती है तो खेत में जो नाइट्रोजन की मात्रा और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसलिए हरी खाद एक तरह से बहुत उपयोगी खाद है। हरी खाद के लाभ के बारे में बात करें कि हरी खाद के लाभ क्या हैं, तो हरी खाद के प्रयोग से मृदा में कुछ निम्नलिखित लाभ होते हैं। देखिए यहाँ पे हरी खाद को समझा आपने, तो मतलब क्या है कि हरी खाद क्यों देना चाहिए हमें, क्यों अपने खेतों में हरी खाद डालना चाहिए। तो हरी खाद के क्या लाभ हैं हम इस पे चर्चा करेंगे। तो हरी खाद के कुछ लाभ, जैसे कि मृदा में जीवाश्म पदार्थ एवं नाइट्रोजन का योग हरी खाद को देने से, ठीक है, हरी खाद का उपयोग करने से हमारे जो मिट्टी है, मृदा है, हमारे खेतों की जो मृदा है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उसमें जीवाश्म पदार्थों की मात्रा क्या होता है, बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, उपस्थित कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो ये एक पहला जो लाभ है कि मृदा में जीवाश्म पदार्थ एवं नाइट्रोजन का योग बढ़ जाता है। आगे बात करें, मृदा सतह में पौधों के पोषक तत्वों का संरक्षण होता है। क्या होता है, मृदा की जो सतह होती है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, पौधों के जो पोषक तत्व होते हैं उनका संरक्षण हो जाता है, ठीक है। वो एक तरह से जो है जो पोषक तत्व होते हैं वो जो हमारी फसल होती है, फसल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं और फसल का वृद्धि, विकास और मृदा की जो वायु धारण क्षमता, जल धारण क्षमता होती है वह भी बढ़ जाती है। आगे बात करें, मृदा सतह में पोषक तत्वों का एकत्रीकरण क्या होता है, मृदा सतह में पोषक तत्वों का एकत्रीकरण भी होता है। देखिए हरी खाद का उपयोग करने से मृदा सतह में, मिट्टी में अनेक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म और उसके बाद जो है पोषक तत्व होते हैं जो उनका एकत्रीकरण हो जाता है, क्या इकट्ठा वो हो जाते हैं। और मृदा की जो वायु धारण क्षमता होती है, ऑक्सीजन खींचने की जो क्षमता होती है और जल धारण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वह भी बढ़ जाती है। और आगे बात करें, पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। क्या होता है कि जो मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए, फसल के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं लगभग 17 पोषक तत्व होते हैं, पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये पोषक तत्वों की उपलब्धता में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। आगे बात करें, अधो सतह में सुधार हो जाता है। जो हमारे खेत की ऊपरी सतह होती है, मृदा सतह जो होती है उसमें भी सुधार पाया जाता है। और उसके साथ साथ मृदा सतह का संरक्षण होता है, जैविक पदार्थ हो जाता है और जैविक खरपतवार नियंत्रण भी इसके द्वारा हम कर सकते हैं। अब बात करें, एक अच्छी हरी खाद होने का क्या गुण होता है, या फिर एक अच्छी हरी खाद में कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे हम कह सके कि वो एक अच्छी जो है हरी खाद है। तो अच्छी हरी खाद की फसल में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। कुछ गुण होने चाहिए जो अच्छी हरी खाद की फसल में होने चाहिए। देखिए, फसल
कम समय में अधिक वृद्धि करती हो। हमें हरी खाद के लिए ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए जो कम समय में तेजी से उसकी वानस्पतिक वृद्धि हो। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। आगे बात करें, फसल की जड़ों में मृदा गहराई तक पहुंचती हो। अब बात करें, ऐसी हरी खाद वाली फसलों का चुनाव करना चाहिए जिनकी जड़ें जो हैं मिट्टी में अधिक गहराई तक जाएं। क्या जाएं? मिट्टी में अधिक गहराई तक जाएं। तो इससे क्या होता है कि जो हरी खाद वाली फसल है वो मिट्टी में अधिक गहराई में जाएंगी, तो उसमें क्या होता है, मृदा की जो वायु धारण क्षमता और उसके साथ साथ मृदा में जो हरी खाद के द्वारा जो पोषक तत्व या फिर नाइट्रोजन का एकत्रीकरण होता है, जैसे कि कुछ दलहनी फसलें होती है जिनके जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं मृदा में। ठीक है, तो मृदा में क्या होता है, फसल की जड़ें जो है अधिक गहराई तक पहुंचनी चाहिए। फसल की वानस्पतिक वृद्धि तने, शाखा व पत्तियां अधिक हो। देखिए, हम जो है हरी खाद के लिए ऐसे पौधों का या ऐसी फसलों का चुनाव करना चाहिए हमें जिसमें जो है उसकी वानस्पतिक वृद्धि तेजी से हो, उसकी जड़ें अधिक गहराई तक जाती हों और साथ ही साथ उसमें अधिक शाखाएं हों, अधिक पत्तियां हों। इससे क्या होगा कि जो हरी खाद होती है, हरी खाद का पूरा वानस्पतिक जो वानस्पतिक वृद्धि होती है, जितनी अधिक होगी उतने अधिक मात्रा में हमें हरी खाद प्राप्त होगी और फसल के वानस्पतिक अंग मुलायम हो। तो ऐसी फसल, हरी खाद के लिए ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए कि वे फसलों के जो वानस्पतिक जो है अंग है वह मुलायम हो, बहुत अत्यधिक कठोर ना हो, आसानी से वो मृदा में सड़ जाए। ठीक है, आगे बात करें, फसलों की जल संबंधी मांग कम हो। हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए, ऐसी हरी खाद फसल का चुनाव करना चाहिए जो कम से कम पानी, कम से कम जल मांग में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले आसानी से। ठीक है, आगे बात करें तो हरी खाद देने की विधियों की बात करें, मेथड ऑफ ग्रीन मैन्यूर। आखिर हरी खाद देने की क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से हरी खाद जो है हमें अपने खेतों में डालनी चाहिए या देनी चाहिए। तो देश में जो है मृदा की किस्म व जलवायु की परिस्थिति के कारण विभिन्न प्रांतों में हरी खाद देने के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। देखिए, अपने देश यानी भारत देश की बात करें तो भारत देश की जो मृदा की किस्म है वह अलग है, जलवायु भी अलग अलग है, जलवायु परिस्थिति भी जो है अलग अलग, किसी कारणवश जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। तो उसके हिसाब से हमें हरी खाद देने के लिए कुछ तरीके अपनाना चाहिए। जो पहला तरीका है हरी खाद देने के लिए वो है हरी खाद की C2 विधि। ठीक है, कौन सी? हरी खाद की C2 विधि। अब इस विधि में क्या करते हैं, तो इस विधि के अंदर जिस खेत में हरी खाद की फसल उगाना हो, ठीक है, जिस खेत में हमें हरी खाद देनी हो, ठीक है, उसी खेत में हरी फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं। कौन सी विधि में? हरी खाद की C2 विधि। ठीक है, हरी खाद की C2 विधि। इस विधि में हमें हरी खाद वाली फसल उस खेत में उगानी चाहिए जिस खेत में हमें हरी खाद की फसल को देना है। ठीक है, उसी खेत में उसको क्या करते हैं, जब जो हरी खाद की फसल है उसकी वृद्धि या फिर वो पूरी तरीके से जब तैयार हो जाती है, उसकी वृद्धि, वानस्पतिक वृद्धि हो जाती है पूरी तरीके से, तो क्या करेंगे, उस फसल को उसी मृदा में या उसी खेत में, वही मिट्टी में मिट्टी पलट हल की सहायता से उसको क्या करेंगे, उसी में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है, और इस प्रकार फसल अकेली या फिर किसी मुख्य फसल के साथ मिश्रित रूप में बोई जा सकती है। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में वर्षा अच्छी होती है वहां पर इस विधि को अपनाते हैं। क्या करते हैं, C2 विधि, हरी खाद देने की जो C2 विधि होती है यह उन क्षेत्रों में अधिक अपनाई जाती है जो वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है या फिर अच्छी वर्षा होती है। एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हरी खाद की C2 विधि, हम बात कर रहे हैं हरी खाद देने की विधियों के बारे में। तो हरी खाद देने की जो विधि है, सबसे पहले हरी खाद की C2 विधि। इस विधि में हमें हरी खाद की जो फसल है उसी खेत में बोना चाहिए जिस खेत में हमें हरी खाद देनी हो। और फिर क्या करते हैं, जब फसल की पूरी तरीके से हरी खाद की फसल तैयार हो जाती है तो उसको क्या करेंगे, मिट्टी पलट हल से उसमें दबा देंगे। अब इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग की बात करें तो इस विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर वर्षा अच्छी होती है, अधिक मात्रा में होती है। आगे बात करेंगे हम
हरी पत्तियों से हरी खाद, ठीक है, ग्रीन लीफ मैन्यूर। अब ये विधि कैसी है, ये दूसरी विधि की बात करें तो इस विधि में एक क्षेत्र, इस विधि में क्या करते हैं, हरी खाद कैसे देते हैं, हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस विधि में हरी खाद जो है, हरी पत्तियों से हरी खाद, तो इस विधि में क्या करते हैं कि इस विधि में हम अगर कहीं पे हमें हरी खाद देनी है, किसी खेत में हरी खाद डालनी है, तो इस विधि में क्या करते हैं कि जो हरी खाद वाली फसलें होती हैं उनकी पत्तियों को तोड़कर या फिर हरी खाद की फसल उगाकर किसी दूसरे क्षेत्र में उगाकर खेतों में क्या करते हैं, फिर उस क्षेत्र से जहाँ पे हमें, जिन क्षेत्र में या जिस खेत में हमें फसल को हरी खाद देनी है वहाँ पे लाकर उसको मिट्टी में दबा देते हैं। क्या करते हैं, हरी पत्तियों द्वारा हरी खाद। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में, एक लैंड में हम हरी खाद की फसलें उगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाँ जिन क्षेत्र में हमें देना है वहाँ से उसको उठा के फिर इस खेत में लाते हैं, दूसरे लैंड में लाते हैं और उसको फिर मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। अब ऐसी विधि किन क्षेत्रों में अपनाते हैं, तो जहाँ पे मृदा में नमी का अभाव होता है यह विधि वहाँ अपनाई जाती है। जिन क्षेत्रों में मृदा की जो नमी होती है उसकी कमी पाई जाती है तो यह विधि उन क्षेत्रों में क्या होता है कि अधिक अपनाई जाती है, ठीक है। क्योंकि कम नमी वाली मृदाओं में हरी खाद की फसल पैदा करना व बाद में इसको सड़ाने के लिए उपयुक्त नमी नहीं पाई जाती है। जैसे कि भारत के कुछ क्षेत्र हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इस विधि को मुख्य रूप से अपनाते हैं, ठीक है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जो क्या करते हैं, हरी पत्तियों से हरी खाद देने की विधि को अपनाते हैं। इस विधि को इस तरीके से जो है कि किसी दूसरी जगह से हरी पत्तियों को लाके हरी खाद के उसको जिस खेत में देना है वहाँ पे लेके उसको मिट्टी में दबा देते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है, या उन क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है जहाँ पे मृदा नमी की अभाव होता है, क्योंकि हरी खाद के जो सड़ने के लिए क्या होता है, अधिक नमी की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसा किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है, भारत के उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जैसे कि कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इस विधि को अपनाया जाता है। अगर बात करें हमारे देश में, मृदा व जलवायु की भिन्नता के कारण हरी खाद कई तरीकों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। भारत देश की बात करें तो मृदा या फिर जलवायु की भिन्नता के कारण हरी खाद कई तरीकों से अपनाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में धान की फसल में हरी खाद देने के लिए सनई, ढैंचा, पीली पेप्सेरा मई जून में बोकर जुलाई अगस्त तक खेत में क्या करते हैं, दबा देते हैं, मिट्टी पलट हल की सहायता से उसको क्या करते हैं, खेत में दबा देते हैं। अब आगे हम बात करेंगे हरी खाद के लिए प्रयोग होने वाले फसलें। आखिर हरी खाद की कौन कौन सी फसलें होती हैं, या कौन सी ऐसी फसलें होती हैं जिनका उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं, हरी खाद के लिए दलहनी या फिर अदलहनी फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। किस प्रकार की फसलों का प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद के लिए दलहनी और अदलहनी दोनों प्रकार की फसलों का हम प्रयोग करते हैं। अब दलहनी फसलों को सबसे पहले समझते हैं, दलहनी फसलों को, वो भी खरीफ फसलों की, खरीफ ऋतु की बात करें, खरीफ क्रॉप की बात करें, खरीफ क्रॉप में दलहनी फसलों की बात करें, लेग्यूम क्रॉप्स की बात करें, तो हरी खाद के लिए खरीफ में बोई जाने वाली कुछ फसलें हैं, जैसे कि सनई हो गया, भारत में हरी खाद के लिए प्रयोग किए जाने वाली प्रमुख फसल है। अगर सनई की बात करें, यह एक दलहनी फसल है और खरीफ फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है। तो अगर भारत में हरी खाद के लिए सबसे ज़्यादा किसी फसल का उपयोग किया जाता है तो वो है सनई। सनई का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है, मानसून के प्रारंभ, ठीक है, मानसून के आरंभ में वर्षा होने पर क्या करते हैं, सनई की बुआई करते हैं, और कुछ सप्ताह बाद जब ये 5 से 6 की ऊंचाई हो जाए, इसकी फीट की प्राप्त हो जाए, तो सभी प्रकार की भूमियों में इसको उगा सकते हैं। और जल आवश्यक होता है, इसके लिए जल निकास आवश्यक होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में जल भी इसके लिए नुकसानदायक होता है। आगे बात करें ढैंचा की, तो भारत में हरी खाद के लिए सनई के बाद अगर दूसरी फसल कोई उगाई जाती है, दूसरा स्थान है, तो वो है ढैंचा का। यह सभी प्रकार की मृदाओं में जलवायु की प्रतिकूल अवस्थाओं में उग सकते हैं। सूखी, जलमग्नता तथा क्षारीय भूमियों में भी इसको आसानी से बोया जा सकता है। बीजों के अंकुरण पर नमी मिलना आवश्यक है और बाद में नमी की कमी में भी यह अपना जीवन चक्र
या फिर अपना बढ़ावर कर लेती है। देखिए, ढैंचा एक ऐसी हरी फसल है जिसका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो ये सनई के बाद जो है भारत में दूसरी ऐसी फसल है जो हरी खाद के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करें तो यह जो है मृदा और जलवायु की प्रतिकूलता में भी क्या करता है, अनेक अवस्थाओं में भी उग सकता है। ठीक है, इसको जो है उगाने के लिए, इसके अंकुरण के लिए नमी की आवश्यकता होती है। बाकी यह जो है अपनी बढ़ावर के लिए अगर इसको नमी की मात्रा ना भी प्राप्त हुई तब भी ये जो है आसानी से अपना बढ़ावर कर लेती है। आगे बात करें सेसबीनिया। ठीक है, सेसबीनिया यह फसल ढैंचा से भी अधिक सूखा सहनशील होती है। क्या होता है, ये ढैंचा से भी अधिक सूखा सहनशील होता है। यह उन क्षेत्रों में उगाया जा सकता है जहाँ पे जो है अधिक वर्षा नहीं होती है। आगे बात करें मूंग हो गया, मूठ, उड़द, रणमुक्ति, मुगानी आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में किया जाता है। कुछ अन्य फसलों की बात करें, लोबिया हो गया, ग्वार हो गया, कुल्थी या राजमा हो गया। दलहनी फसलों की बात करें, अब दूसरी जो है नॉन लेग्यूम क्रॉप्स हैं जिनका उपयोग जो है हरी फसल के रूप में किया जाता है। तो जो बोई जाने वाली मुख्य दलहनी फसलें हैं जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार, भांग, सूरजमुखी, कोडो, जीरा आदि। ठीक है, कुछ ऐसी जो दलहनी फसलें हैं जिनका उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे रबी सीजन में जो दलहनी फसलें हैं उनकी बात करते हैं रबी सीजन की। तो लेग्यूम क्रॉप्स रबी की ऋतु में प्रयोग की जाने वाली मुख्य दलहनी फसलें जैसे कि मेथी, मसूर, खिसारी, सेंजी, मुरैला, मटर व बरसीम आदि। बरसीम की कई कटाई के बाद भी हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दलहनी फसलें हैं और इनका जो है रबी की फसलों में, रबी में जो है रबी क्रॉप्स में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो हम दलहनी फसलों की बात करें रबी ऋतु की, तो रबी में मुख्य रूप से जई को दलहनी हरी खाद की फसल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जौ हो गया, ठीक है, हरी खाद की फसल के रूप में जौ का भी प्रयोग किया जा सकता है। राई, सरसों, शलजम, मूली आदि भी हरी खाद के रूप में क्या करती हैं, हरी खाद के फसल के रूप में प्रयोग की जाते हैं। हरी खाद की फसलों की खेती की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स की बात करें, तो हरी खाद की जो फसल है अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी कुछ कर्षण क्रियाएं होती हैं जिनकी जानकारी आवश्यक होती है। हम बात कर रहे हैं हरी खाद की खेती की। ठीक है, हरी खाद की अच्छी खेती के लिए या फिर अच्छी लाभ के लिए हमें किस प्रकार से उसकी खेती करनी चाहिए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। तो हरी खाद की जो फसलें हैं उनका जो है अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अच्छा लाभ उनसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जो हम देखेंगे, बात करेंगे जलवायु की। तो इसके लिए जो है सफल जलवायु उत्तम हरी खाद के लिए नम जलवायु का होना आवश्यक होता है और फसलों की अच्छी वृद्धि एवं विच्छेदन के लिए कम से कम 60 सेंटीमीटर की वर्षा होना आवश्यक है। आगे बात करें भूमि की, तो चिकनी व लवणी भूमियों के लिए ढैंचा, बरसीम, बलुई व कम उर्वर भूमियों के लिए मूंग, उड़द, ग्वार आदि दलहनी फसलें उपयुक्त होती हैं। और भूमि की तैयारी की बात करें तो हरी खाद की फसल को बोने के लिए खेत की तैयारी, विशेष खेत की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो है आवश्यकता अनुसार 1-2 जुताई की जाती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, हरी खाद की फसलों को बो दिया जाता है। आगे बात करें बुआई की समय का, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो खरीफ की फसलों में सनई, ढैंचा व उर्द, लोबिया आदि जो है जुलाई में यानी कि मानसून के प्रारंभ में, वर्षा होने के प्रारंभ में खेत में बो देते हैं। और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन होते हैं वहां पर रबी की फसलों को काटकर अप्रैल, मई, जून में खेत में क्या करते हैं, पलेवा करके हरी खाद की फसल की बुआई कर देते हैं। आगे बात करें कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनके बीज दर की बात करें कि 1 हेक्टेयर में हमें हरी खाद फसल की खेती करनी है तो उसके लिए 1 हेक्टेयर में कितने बीज दर की आवश्यकता होगी। बीज दर की बात करें तो जिन फसलों के बीजों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए, बीज दर जो है फसलों का जो बीज होता है उसके आकार पे भी निर्भर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अधिकतर प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक बीज लगता है। सनई 20 kg, ढैंचा 30, ग्वार 20, लोबिया 50, मटर 50, सेंजी 25 और बरसीम का जो है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से क्या होता है, बोया जाता है। तो ये जो बीज दर है, सनई का अलग बीज दर है, ढैंचा का, इसको कैंचा यहाँ पे, ये ढैंचा,
ठीक है। ढैंचा 30 किलोग्राम, ग्वार की बात करें तो 20 किलोग्राम, वहीं लोबिया की बात करें तो 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से बीज दर की आवश्यकता होती है। बात करें सिंचाई की तो जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा हो वहां पर फसल आवश्यकता अनुसार गर्मियों में 15-15 दिन पर व सर्दियों में 25 से 30 दिन बाद क्या करते हैं, इसकी सिंचाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसकी जो हरी खाद की फसल है इसकी सिंचाई कर देते हैं। आगे हम बात करें फसल की कटाई की कि जो हरी खाद की फसलें हैं उनको कब, उनकी कटाई कब करना चाहिए या फिर किस अवस्था में आने पर जो है हरी खाद की फसलों की कटाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें जो हरी खाद की फसल की एक विशेष अवस्था पर कटाई करना ही भूमि को सबसे अधिक नाइट्रोजन व जीवाश्म पदार्थ प्राप्त होता है। देखिए जो हरी खाद की फसलें हैं इनकी कटाई एक उचित समय पर या फिर उचित अवस्था में ही करने पर हमें अधिक मात्रा में क्या होगा, इनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। क्या लाभ में, जैसे कि सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन एवं जीवाश्म प्राप्त होता है। तो इस अवस्था से पूर्व या बाद में फसल की पलटाई करना अधिक लाभदायक नहीं होता। क्या होता है कि फसल का जो एक अवस्था होती है, उचित अवस्था होती है, उसके अलावा अगर फसल को समय से पहले या समय के बाद में जो है उसको मिट्टी में दबाते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि उस तरह से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। यह विशेष अवस्था मिट्टी में मिलाने का समय है जब फसल कुछ अपरिपक्व हो, ठीक है, अपरिपक्व अवस्था में हो और फसलों में फूल निकलना प्रारंभ हो गए हों, तो इस समय वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है तथा पौधों की शाखाएं, पत्तियां मुलायम होती हैं और इस अवस्था में CN का अनुपात भी, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात भी कम होता है। सनई की फसल में लगभग 50 दिन बाद, ढैंचा 40 दिन बाद यह अवस्था आती है। बरसीम आदि की फसल में 3 से 4 कटाई लेकर फसल को खेत में दबा देते हैं। फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जो हरी खाद है उसकी पलटाई किस समय करना उचित होता है। तो देखिए फसल की एक विशेष अवस्था होती है, जैसे कि अगर बात करें तो 50 दिन बाद क्या होता है, लगभग जो है 50 दिन बाद सनई की बात करें तो सनई जो है 50 दिन बाद यह ऐसी अवस्था प्राप्त होती है उसको जब उसकी जुताई करनी चाहिए, मिट्टी पलटाई कर देनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब उचित अवस्था होती है तो उस अवस्था में हरी खाद की पलटाई करने से हमें अधिक मात्रा में, उचित मात्रा में नाइट्रोजन, जीवाश्म पदार्थ की जो मिट्टी को प्राप्ति होती है, अच्छी मात्रा में उसकी प्राप्ति होती है, ठीक है। और उसकी बात करें तो सनई जो है वो 50 दिन में तैयार होती है, ढैंचा 40 दिन में, और बरसीम की बात करें तो बरसीम लगभग 3 से 4 बुआई के बाद जो है बरसीम की फसल 3 से 4 कटाई के बाद जो है फसल को क्या करते हैं, खेत में दबा सकते हैं। आगे बात करें पलटने की विधि एवं गहराई की बात करें कि जो हरी खाद की फसल है उसको किस विधि से पलटते हैं और कितनी गहराई में पलटते हैं। तो खेत में जब खड़ी फसल होती है, खड़ी फसल को चलाने से पहले क्या होता है, पाटा चलाकर या फिर ग्रीन मेवर ट्रिपलर की सहायता से क्या करते हैं, खेत में गिरा देते हैं और फिर मिट्टी पलटने वाले हल की सहायता से इसे क्या करते हैं, खेत में दबा देते हैं। फसल को भूमि में दबाने की गहराई जो है कई कारकों पर प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे क्या करते हैं, जब ये फसल, हरी फसल पूरी खेत में तैयार हो जाती है तो इस पर क्या करते हैं, या तो पाटा लगा देते हैं या फिर ग्रीन मोवर टेम्पेयर जो एक यंत्र है उसको, उसकी सहायता से इस हरी फसल को खेत में क्या करते हैं, गिरा देते हैं और उसके बाद उसमें जो है क्या करते हैं, मिट्टी पलट वाले हल का उपयोग करके जो है, मिट्टी पलट वाले हल का उपयोग करके इसको मिट्टी में दबा देते हैं। अब मिट्टी में दबाने के भी कई कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। पहला है भूमि की किस्म, भूमि किस प्रकार की किस्म है उसी हिसाब से, जैसे बलुई भूमियों में गहराई व चिकनी भूमियों में ऊपरी सतह पर फसल का विच्छेदन शीघ्रपूर्वक होता है। अब हमें जो फसल है, हरी खाद की फसल है, उसको मिट्टी में दबाने से पहले भी कुछ कारक होते हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि भूमि की किस्म हो गई। तो बलुई भूमियों की बात करें तो बलुई भूमियों में गहराई में दबाना चाहिए, चिकनी भूमियों में ऊपरी सतह पर। इससे क्या होता है, जो हरी खाद की फसल है उसका विच्छेदन जल्दी होता है, जल्दी सड़ती है और इन सतहों में नमी, वायु का आवागमन विच्छेदन की प्रक्रिया के क्या होता है, अनुकूल होता है। वहीं बात करें फसल की किस्म और अवस्था की बात करें तो अपरिपक्व फसल किसी भी गहराई पर सड़ सकती है, परंतु परिपक्व फसल जो होती है वो कम गहराई पर ही दबानी चाहिए। जिन फसलों की शाखाएं, पत्तियां सख्त हो जाएं उन्हें ऊपर सतह में, ऊपरी सतह पर ही दबाना चाहिए। बात करें मौसम की तो शुष्क मौसम में
नीचे की सतह व नम मौसम में फसल को ऊपरी सतह में क्या करता है, दबाना चाहिए। फसल को खेत में दबाकर पाटा लगाना आवश्यक होता है, जिससे फसल मिट्टी में भली भांत क्या हो जाए, दब जाए और फसल का सड़ान जो है ठीक प्रकार से हो। पूरी तरीके से सड़ान के लिए यदि मृदा में नमी की कमी हो, मिट्टी में खेत में नमी की कमी हो, तो ऐसी अवस्था में हमें सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बात करें हरी खाद की पलटाई तथा आगामी फसल के लिए बोने का समय का अंतर की बात करें कि हरी खाद की जब हम पलटाई करते हैं और उसके बाद जो आने वाली फसल है उसकी बुआई के बीच का क्या अंतर होना चाहिए। तो खेत में हरी खाद की फसल दबाने के लिए 30 से 35 दिन बाद ही आगामी फसल की बुआई करनी चाहिए। देखिए, जब हरी खाद को खेत में दबा देते हैं तो उससे 30 से 35 दिन का टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही उसमें किसी फसल की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि हरी खाद की फसल मिट्टी में दबाने के 4 से 6 सप्ताह के अंदर ही पूर्ण रूप से क्या होती है, डिकम्पोज होती है, या फिर जिसका सड़ाव पूरी तरीके से क्या होता है, 4 से 6 सप्ताह में ही पूरी तरीके से 30 से 35 दिन के बाद ही उसका पूरी तरीके से सड़ाव होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को आज का जो टॉपिक है हरी खाद ये ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।